2015 में एक आरक्षण शब्द ने जी पूरी राजनीतिक हालात को बदल दिया था। बिल्कुल। विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने ऐसा गठजोड़ बनाया और लालू प्रसाद ऐसा पहना रहे थे माला नीतीश कुमार को कि आखिरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे और लाख चाह करके भी कुछ नहीं हो पाए। आप ये कहिएगा कि हमने त्याग किया कि हम 3 सीट मिला, हम चुनाव नहीं लड़े व्यक्तिगत रूप से। आप कैसे लड़िएगा? आप तो पहले ही हार चुके हैं, विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, अब कहाँ हारिएगा। जो समीकरण गढ़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने की थी वो बहुत ही व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। उसके पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने बाप की पार्टी भी कहा था। यहाँ का सारण के मंच पर माई बाप सभे नजर आए, तो ठीक है, बोल रहे हैं माई बाप की पार्टी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। चर्चा शुरू करने से पहले एक चर्चित फिल्मी डायलॉग हम आपको सुनाएंगे कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। वैसे ही राजनीति में एक छोटे से बयान की कीमत तुम क्या जानो नेताओं, ये चर्चा जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा बयान बहुत कुछ बदल देता है और बहुत कहानियाँ जो स्क्रिप्ट रची रहती है अचानक से स्क्रिप्ट में बदलाव आ जाता है। मुकेश सहनी का बयान हो या फिर लालू प्रसाद यादव का या फिर नीतीश कुमार का बयान हो, इन बयानों के लहर ने बहुत कुछ बदल के रख दिया है। समीकरण क्या बिगड़ने वाला है? लालू प्रसाद यादव ने स्ट्रेटजी जो बनाई थी उसे स्ट्रेटजी पर पानी फेर दिया है क्या? या फिर एनडीए गठबंधन की तरफ से जो बड़ी मजबूत दावेदारी की जा रही थी 40 के 40 लोकसभा सीटों पर, उस पर क्या कुछ होगा? आज भीतर की बात में चर्चा होगी उसी विषय पर। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं, लेकिन जो चर्चा होने वाली है, जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं कि लालू के यादव मुस्लिम और मल्लाह फॉर्मूले पर का सहनी ने कर दिया सत्यानाश, फंस गए हैं तेजस्वी। क्या वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ है क्या? चलिए भीतर की बात में चर्चा करते हैं, बाबा से जानते हैं कि लालू के यादव मुस्लिम और मल्लाह फॉर्मूले का सहनी ने सत्यानाश कर दिया है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि सहनी के एक छोटे से बयान से ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है। बाबा रत्नेश, हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाने से पहले भारत लाइव के दर्शकों से आग्रह करेंगे कि आप लोग दुआ कीजिए कि रत्नेश के पिताजी जल्दी ठीक हो जाए। 10 दिन के बाद रत्नेश आज हम लोग के साथ जुड़े हैं। इनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, जैसे कि आपको संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया भी था कि सुपौल से डायरेक्ट ये लोग पहुँचे और उसके बाद से इनके पिताजी का ऑपरेशन भी हो गया, सफल ऑपरेशन हुआ है। बस आप लोग दुआ कीजिए और आगे हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे। जानते ही हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। हम लोगों का तो बस आप ही लोगों के इशारे पर नाचना है। खैर, हम विश्लेषण की बात कर रहे थे, ये हमारी व्यक्तिगत बातें थी। जो आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं तो हम निश्चित रूप से और किससे कहने जाएंगे, किससे गुहार करेंगे? हम तो आप ही से कर सकते हैं, आप लोग दुआ कीजिए। लेकिन खैर, जो आज बिहार की राजनीतिक परिवेश है, रत्नेश आपने कहा कि सिर्फ एक शब्द इतना बड़ा कैसे हो सकता है। आपको याद होगा 2015 में एक आरक्षण शब्द ने पूरी राजनीतिक हालात को बदल दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह से बदला था कि नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा ऑरा और मोर की तरह नाचते नाचते अचानक से वो गिर गए थे इसी बिहार की धरती पे। विधानसभा के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने ऐसा गठजोड़ बनाया और लालू प्रसाद ऐसा पहना रहे थे माला नीतीश कुमार को कि आखिरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री कुर्सी बैठे और लाख चाह करके भी कुछ नहीं हो पाया। बिल्कुल। आज ऐसी ही परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक स्थिति तो आपने देखा होगा, संविधान खत्म हो जाएगा। काफी नारा लग रहा है पिछले 4-5 सालों से। हम कहे कि 19 का चुनाव बीता है और तब से ये बयानबाजी चल रही है। और संविधान खत्म क्यों हो रहा है? क्योंकि आरजेडी को एक भी सीट 2019 में नहीं आया था, इसलिए संविधान खत्म हो रहा है। जी। संविधान खत्म होने की जब बात करते हैं, और आप बता रहे थे कि एक बयान क्या करेगा, मैंने सुना आपने जो हरीश रानी का इंटरव्यू लिया है, हरीश रानी ने गलत क्या कहा है? हरीश रानी ने कहाँ गलत कहा है? आप आरक्षण की बात करने जा रहे हैं और अपने ही लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। आप सन ऑफ मलाह कहलाते हैं और मलाह आपके खेमे में एक भी नहीं है जिसको आप चुनाव लड़वा सकें। एक भी ऐसा शुद्ध मलाह नहीं, आप ही की तरफ सब किराइल है। वो बोल रहे थे कि पहले 11 सीट लेते हैं, फिर 3 सीट लेते हैं, फिर 5 सीट लेते हैं। बिल्कुल। उसमें भी जगह नहीं देते हैं आप। और आपको मौका भी मिला था हुजूर जी, आपको मौका मिला था। आप ये कहिएगा कि हमने त्याग किया कि हम 3 सीट मिला, हम चुनाव नहीं लड़े व्यक्तिगत रूप से। आप कैसे लड़िएगा? आप तो पहले ही हार चुके हैं, विधानसभा हार चुके हैं, लोकसभा हार चुके हैं, अब कहाँ हारिएगा? अब का जाकर के ऊपर वाले में जीतिए हारिएगा। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। और जो समीकरण गढ़ने की कोशिश लालू प्रसाद ने की थी वो बहुत ही व्यापक संदर्भ में अगर देखा जाए तो हम जिसकी चर्चा बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। MOI समीकरण को लेकर के
लालू प्रसाद ने एक ऐसा नेक्सस बनाया था कि 15 साल तक शासन किए, जी। उसके बाद 15 साल 18 साल तक चिंता का कारण, टेंशन का कारण बने रहे, सारे मुद्दे गौन, और लालू मुद्दा सबसे ऊपर था। अगर आपको जीतना भी है तो लालू को सामने रखिएगा, आपको हारना भी है तो लालू को सामने रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोनों परिस्थिति में लालू एक बड़े फैक्टर बने। जी। अब वर्तमान परिस्थिति में जो 2024 के चुनाव के लिए लालू ने जो समीकरण रहा था, उसके पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने बाप की पार्टी भी कहा था, सिर्फ माई की नहीं, बाप की पार्टी। अरे माई बाप तो चाहे परिभाषा उसकी जो दे दें, लेकिन यहाँ का सारण के मंच पर माई बाप सभे नजर आए, तो ठीक है बोल रहे हैं माई बाप की पार्टी है। लेकिन जो कुशवाहा फैक्टर उन्होंने जोड़ा, और कुशवाहा फैक्टर के साथ मल्लाह फैक्टर जोड़ा, मुस्लिम जो 18% है उसको 2 सीट, और कुशवाहा जो 3% है उसको 3 गो सीट। 3 सीट, जी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी तो उन्होंने बनाया था, मल्लाह 3 गो सीट, 3 सीट, एगो मल्लाह नहीं चुनाव में उतरा है। अब सीट 3 है लेकिन मला एक भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पहले ही तो खेल बंद, उनका सारा प्लान का सत्यानाश कर दिए। अब इसमें हो सकता है कि कहीं ये भी बात कही जा सकती है कि लालू प्रसाद का दबाव हो कि भाई उस उम्मीदवार को मत लीजिए, उस उम्मीदवार को मत लीजिए। उम्मीदवारों के चयन में आपने देखा, कहा तो ये जाता है कि भीतर में बहुत सारा खेल हो रहा था, रोज नया नया पर्ची बदलता था, पर्ची लिख के आता था 5K 7K, तो उधर से एंट्री होती थी बातचीत करने। हम जो जनरल परसेप्शन है वो बात कर रहे हैं, हमने देखा नहीं है इसलिए हम दावे के साथ नहीं जो कह रहे हैं। चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में वही बात चल रही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके बाद 2 फेज के चुनाव में जो जनता ने किया है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और सबके लिए एक डराने वाला पहलू है। अब जैसे आप जाइए ट्रेन में, आपका टिकट बुक हो, सब कुछ ठीक हो, आपका रिजर्वेशन हो, और जैसे स्टेशन पहुंचिए वैसे हल्ला हो जाए कि बम है बम है बम है। बैठिएगा ट्रेन में, क्या रिजर्वेशन नहीं है आपको और विशेष सुविधा दे जाएगी, फ्री में चलिए ना, अब डरे चढ़िएगा नहीं चढ़िएगा। चुनाव शुरू होते ही जनता ने वो बम रख दिया चलती गाड़ी में। अब यहाँ पहले चरण और दूसरे चरण में आप देख लीजिए, ये पता नहीं चल रहा है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बेचैनी सबकी बढ़ी हुई है। तो तीसरे चरण में पूरा का पूरा देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के घटक दल एक मंच पे जाते हैं, सब एक दूसरे का जिंदाबाद करवाते हैं। चिराग पासवान को देखिएगा तो जिंदाबाद करते हैं कि मुकेश सहनी जिंदाबाद, फलाना सहनी जिंदाबाद। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं होती है, और इन सारी चीजों को लेकर के आपने देखा कि आप एक खबर कर रहे थे, मैंने देखा और मैं वो तस्वीर भी देखा कि जब तेजस्वी यादव भाषण दे रहे थे तो एक छोटा सा डिवाइस लेकर के आते हैं मुकेश सहनी और कहते हैं इसको माइकों में लगाइए ना। मोदी जी पुराना भाषण सुना रहे थे। मुकेश सहनी वो जो जंग लग गया था लालटेन में ना, उसको साफ सुथरा करके उसमें तेल भर के और आगे आगे लेके जाना चाहते हैं। खैर ये अच्छी बात है, उनको लेके जाना भी चाहिए, उनके पास विकल्प क्या है। लेकिन जो थर्ड फेज का चुनाव है उसका अगर चर्चा हम करें तो उसमें तीसरे फेज में वास्तविक जमीनी हकीकत जो है वो ये है कि इसमें 2019 और 2014 की अगर तुलना करते हैं और 2009 की तुलना करते हैं तो साफ नजर आता है कि ये सीटें एनडीए के पास हैं। पर तीसरे चरण में जी एनडीए के पास सीटें, एक ही सीट तो 2019 में रह गया था ना, जो कि सेकंड फेज में खत्म हो गया जी। बाकी अब सब सीटें तो एनडीए के पास ही है। तो एनडीए के पास हारने के लिए बहुत कुछ है, महागठबंधन के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। सुनिए, जो भी गेन करता है तो गेन करना है उसको। अब इसमें आप समझ लीजिए कि खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, झंझारपुर और अररिया का जो पूरा समीकरण है वो समीकरण साफ बता रहा है कि 2009 में मधेपुरा की अगर बात करें तो ये रोम और मधेपुरा का कहा जाता है पोप और गोप की बात की जाती है, इसकी खूब चर्चा होती है। लेकिन यहाँ से इस बार एक नया फार्मूला लगाया गया है। इस फार्मूले के तहत आपने देखा कि नया एकदम बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि यहाँ जो चेंजेज आया है वो चेंजेज कहाँ से आया है? वो चेंजेज गुलाब यादव लेकर के आते हैं। वो झंझारपुर में वो चेंजेस लेकर के आते हैं शरद यादव जी। वो चेंजेस लेकर के लगातार और कई भी है। आपने देखा कि शरद यादव यहाँ से जीतते रहे हैं, यहाँ से पप्पू यादव जीतते रहे हैं, यादवों की यहाँ से जीत होती रही है, यादव ही एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं। लेकिन जैसे ही ये हो जाता है कि लालू प्रसाद के विरोध में उनके पुराने साथी आ जाते हैं तो सब जगह जा करके घूम करके वो परिणाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं जी। बात करें और खगड़िया की तो खगड़िया में भी आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि हमारी टीम जो खगड़िया में काम करके आई है और ग्राउंड जीरो पे जाकर के गांव के अंतिम छोर तक जहां
आने जाने का रास्ता नहीं है, खड़ंजा रोड किसी तरह से बन पाया है। अब देखिए उस गांव में कोई सुविधा नहीं है, वहां पहुंच करके अगर लोग देखते हैं तो कहते हैं कि हम तो वोट का बहिष्कार कर दिए। लेकिन इस बार जो कैंडिडेट बदले हैं चिराग पासवान, इसके चलते हम वोट देंगे और हमको भरोसा है कि चिराग पासवान यहाँ काम करेंगे जी। क्योंकि चिराग पासवान ने खुद कहा है कि इस बार 5 सीट जो हमारा होगा वो 5 सीटों पर एक नहीं 2-2 सांसद होंगे। एक सांसद जिसको चुन के भेजेंगे आप और दूसरा सांसद चिराग पासवान होगा। तो जिस क्षेत्र को दूधू को सांसद मिले उसका काम कितना तेजी से होगा, डबल इंजन के स्पीड से होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब होगा कि नहीं होगा तो 4 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी तो पता चलेगा किसकी बन रही है। बात करें अगर सुपौल की तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है। बिल्कुल नए कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पर बैद्यनाथ मेहता ने जिस तरह का हंगामा मचा दिया है इस क्षेत्र में जी। अब पूरा सारा समीकरण बदलने के बाद, हालांकि यहाँ भी आप देख लीजिए कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव मिल करके एक नया समीकरण करने की कोशिश की है। एक दलित को वहां से उतारा है मैदान में, बिल्कुल चंद्रराज चौपाल को, बिल्कुल बिल्कुल। पान चौपाल समाज से आते हैं। अब इनके खड़ा होने और पुराने कैंडिडेट का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो और उसमें बैद्यनाथ मेहता का आना, निश्चित रूप से यहाँ भी कुछ खेल होगा। यहाँ भी कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी कुछ करेंगे, लेकिन वो जो बतवा आप बोले ना कि एक बात से क्या होगा, एक बयान से क्या होगा, तो सोचिए कि बयान से क्या होगा। आप अगर नरेंद्र मोदी को गाली दे दीजिएगा, आपने एक गाली दिया चिराग पासवान की माँ का दिया था ना गाली, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हुआ पहले ही चरण में खेल भंडोल। भले ये कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत कॉन्टेस्ट में है, लेकिन हमको तो नहीं लगता है कि जमुई में आप चिराग पासवान को हरा दीजिएगा। कहने में कोई गुजर नहीं है क्योंकि उसका वोटिंग हो चुका है, बिल्कुल ईवीएम में कैद हो चुका है। अब जो वर्तमान परिस्थिति है, आपने जैसे ही हो सकता है कहीं प्लानिंग नहीं हो कि हम उन्हें जा रहे हैं, उन्हें से खेल भंडोल करेंगे, नहीं होता है कि मतलब पीछे से घूम के हम आएंगे उधर से धप्पा मार तो देंगे। निश्चित रूप से यहाँ सुपौल वाली जो बात है, यहाँ से आगे बढ़िए आप तो अररिया आइए। बिल्कुल। अररिया में भी जो जातीय समीकरण है उसमें मुसलमान और हिंदू ये दोनों वोटर हैं। मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है, फैसला निर्णायक वही करते हैं, लेकिन काफी त्रस्त है मुसलमान, अपने ही लोगों से, अपने ही समाज के लोगों से त्रस्त है। एक ही परिवार के 2-2 लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। मंच से उन्होंने जो दोनों भाई थे जिनकी बिल्कुल, लड़ाई हुई थी, सरफराज और सरफराज ने जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बयान दिया, रो दिए थे वो मंच से, तो ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ा फैक्टर होगा कहीं ना कहीं चुनाव अररिया या फिर तमाम जगहों पर जब टिकट नहीं मिल रहा है तो ये लोग भी एक बड़े फैक्टर बनेंगे आरजेडी के लिए। और इसके साथ साथ एक और फैक्टर है रत्नेश, आप लोग जो ग्राउंड जीरो पे अररिया में आप लोगों ने जो ग्राउंड जीरो पे मुस्लिम समाज के लोगों से पूछा, तो वो या तो वो मिडिल एज के जो लोग हैं जिनके बच्चे 17 साल 18 साल 19 साल के होने जा रहे हैं, जी 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 जी, जिनको ये अपेक्षा है कि हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और नरेंद्र मोदी ने 10 साल में क्या किया है, डरा करके कैसे उनसे वोट छीना जाता था और उसके बदले में उनसे कुछ नहीं लिया, उनके लिए किया जाता था क्योंकि जाएगा कहाँ, असहाय है, ये तो हम ही को ना वोट देगा। तो हमें मेरे तो पास है। ये जो नेक्सस है ये बदला है, ये परसेप्शन बदला है। आप ही लोगों के खबरों में हमने देखा कि लोग प्रदीप कुमार का काफी गुणगान कर रहे हैं कि वो क्षेत्र में रहते हैं, काम करते हैं। सरफराज शाहनवाज भले मत हमसे भेंट करें, उनसे नहीं मिले, लेकिन प्रदीप कुमार के पास जाते हैं तो हमसे मिलते हैं। और प्रदीप कुमार से मेरी भी बातचीत हुई है जी। उन्होंने आज नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 2019 के चुनाव में जब सिंबल लेने जा रहे थे तभी मेरी बात हुई थी जी। मैंने पहले भी इसकी चर्चा की है। तभी उन्होंने कहा था, उससे पहले भी वो जीत चुके हैं वहां से, तो वहां के लोग उनको जानते हैं। और यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ काम के आधार पर वोटिंग हो रहा है। और निश्चित रूप से ये भी एक क्षेत्र जो है जहां मुकेश सहनी को बहुत सारा प्रभाव करना चाहिए था। मुकेश सहनी का प्रभाव मधेपुरा में भी था, खगड़िया में भी था, सुपौल में भी था, अररिया में भी था, लेकिन तीनों जगह जैसा कि हरी सहनी ने बोला कि उसको तो हम ले आए थे, सन ऑफ मलाह नहीं, ठग ऑफ मलाह है, यही ना बात बोल रहे थे। तो जो भी बातें उन्होंने कही उस बात का मतलब सीधा साधा निकल रहा है कि मुकेश सहनी के इस बयान के बाद से बहुत चीजें बदली है। बात झंझारपुर की करें तो झंझारपुर में भी लगभग वही बातें हो गई। यहाँ तो ऑलरेडी उनका सब कुछ था, उनका उम्मीदवार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ उनको चाहिए था। अभी सेठ कौन है वहां से, महासेठ महासेठ है, सेठ नहीं है, महासेठ है। वो जो पर्ची वाली बात थी कहीं उसमें सही नहीं हो। पूर्व में जो उद्योग मंत्री थे उनके रिलेटिव कहे जाते हैं महासेठ जो हैं। तो ऐसी स्थिति में आप निश्चित रूप से यहाँ देवेंद्र यादव फैक्टर काम करेगा। देवेंद्र यादव यहाँ से 5-5 बार सांसद रह चुके हैं। यहाँ गुलाब यादव जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे कि वो फैक्टर काम करेगा। त्रिकोणीय कई जगह संघर्ष है इसमें। गुलाब यादव वहाँ के बहुत जाने माने
लोगों के प्रति पकड़ मजबूत है, उनकी पकड़ वहाँ मजबूत पर, है। जी। देवेंद्र यादव का सपोर्ट मिल रहा है, जी। उधर से पप्पू यादव का बैकिंग मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी खास करके जो वोट प्रभावित करने वाला है, 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास वोटर यहाँ जो है मल्लाह समाज के, अब वो किसको वोट करेंगे? क्योंकि आपने देख रहा है कि सहनी समाज को इस बात का डर अब होने लगा है कि मुकेश सहनी ने इस तरह की बात क्यों की। भले ही आप चुनाव के लेकर के जो भी बात कर लें, लेकिन भले ही फ्लो में आपको बोले वोट देने, मल्लाह समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, यादव समाज हो, कोई भी समाज हो, जी कोई भी समाज आपको वोट देता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बिल्कुल। इस देश का आपको याद होगा रत्नेश, आप जब राम मंदिर का उधर उद्घाटन से रामलला को मंदिर में बिठाया जा रहा था और आप लोग सीतामढ़ी में खड़ा होकर के लोगों से पूछ रहे थे कि राम और सीता में क्या अंतर है, जी, जी, जी। लोगों ने किसी जाति धर्म सब कुछ हटा करके लोगों ने क्या कहा था कि एक बहुत बड़ा समस्या था जो विवाद का कारण बनाया गया जा रहा था और लोगों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। उसको समाप्त करने में नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बिल्कुल। तो आप नरेंद्र मोदी को यदि गाली देते हैं, चाहे किसी भी समाज के लोग हों, आपके प्रधानमंत्री हैं, जी। आप उसको जिस शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो शब्द हम लोग कह नहीं सकते हैं और उसको आपने बड़ी आसानी से कह दिया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी कहानी कहीं ना कहीं एक बयान से पलटती हुई दिखाई दे रही है और तेजस्वी यादव टेंशन में आएंगे, ये पक्का है। तेजस्वी यादव को टेंशन देने के लिए मुकेश सहनी के द्वारा ये जो बयान दिया गया है या फिर दिलवाया गया है, जी। हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में एक बड़े फैक्टर के रूप में काम आए। ये बयान बहुत कुछ कह रहा है। जो बयान तेजस्वी नहीं दे सकते हैं, जो काम राजद नहीं कर सकती, चाहे वो संतरे से शुरू हुई राजनीति, मछली से शुरू हुई राजनीति बयानबाजी पर आकर उतर रही है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे कहानी कुछ बड़ी है। फिलहाल भीतर की बात में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार भारत लाइव पर जारी है। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। 2024 चुनाव से अब जुड़ी हुई अपडेट, विश्लेषण सबसे पहले आपको भारत लाइव पर ही मिलेगा। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।